नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स के एडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टमेंट थीम को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 9 जुलाई 2024 को, क्लोज होने वाला है 23 जुलाई 2024 को, और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 6 अगस्त 2024 को। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिजनेस साइकिल को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था। तो यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक साइकिल को आइडेंटिफाई किया जाता था कि वो फुल रिसेशन में है, अर्ली रिकवरी है, या तो फुल रिकवरी है या फिर अर्ली रिसेशन में है। उसके बाद में बिजनेस साइकिल एंड सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता था, जैसे कि डिफेंसिव में एफएमसीजी एंड हेल्थ केयर, साइक्लिंग में बैंक्स एंड इंडस्ट्रियल, ग्रोथ में डिस्क्रिशनरी एंड आईटी। उसके बाद में इस सेक्टर के अंदर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता था, जैसे कि डिफेंसिव में HUL, टीवीएस लैब, ITC, साइक्लिंग में ICICI बैंक, L&T, HDFC बैंक, ग्रोथ में TVS मोटर्स, पर्सिस्टेंट सिस्टम, टाटा मोटर्स। तो दोस्तों, ये ट्रेडिशनल तरीका है बिजनेस साइकिल थीम के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन एडलवाइज म्यूचुअल फंड के अंदर, इस एनएफओ के अंदर स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए फैक्टर्स का अप्रोच को यूज किया जाएगा, और वो फैक्टर्स है वैल्यू फैक्टर, मोमेंटम, क्वालिटी एंड ग्रोथ। इस फैक्टर के आधार पर एडलवाइज म्यूचुअल फंड के एनएफओ में बिजनेस साइकिल थीम को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, परेशानी ये है कि अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स अलग अलग समय में अलग अलग परफॉर्म करते हैं, यानी कि अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं। इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर अलग अलग सेक्टर्स का 2011 से लेके 2023 तक ईयरली परफॉर्मेंस दिखाया है और साथ में CAGR रिटर्न भी दिखाया है, और उसकी कंपैरिजन की है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ। तो जैसे कि 2011 की बात करें तो रियलिटी का रिटर्न था -51%, कैपिटल गुड्स का था -47%, ऑटो का था -18%। तब FMCG टॉप पर था, उसका रिटर्न था 10%, और उसी समय में निफ्टी 500 ने रिटर्न दिया था -26%। उसी तरह से 2011-12 से लेके 2023 तक का अलग अलग सेक्टर्स और निफ्टी 500 का ईयरली रिटर्न एंड CAGR रिटर्न की जानकारी दी है। इस टेबल के जरिए आप जान सकते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग बिजनेस साइकिल अच्छा परफॉर्म करती है। तो इसमें से कौन सा सेक्टर, कौन सी थीम आगे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, और इसीलिए एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स के द्वारा उनकी फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि उसके फैक्टर्स के आधार पर कैसे किसी स्टॉक को सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब कि फैक्टर के आधार पर इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसा रहेगा। इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर की फैक्टर्स, उसके फीचर्स, उसके मैट्रिसेस और उसके स्टॉक के एग्जाम्पल की जानकारी दी है। जैसे कि क्वालिटी को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसका फीचर्स है कि किसी भी स्टॉक का साउंड बैलेंस शीट, और मैट्रिसेस में है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी, और उसके एग्जाम्पल्स है मारुति, गोदरेज कंज्यूमर्स, टीवीएस लैब। उसी तरह से आप ग्रोथ में भी देख सकते हैं, वैल्यू फैक्टर में भी देख सकते हैं, और मोमेंटम फैक्टर में भी उसके फीचर्स, मैट्रिसेस और स्टॉक के एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसी तरह से इस की फैक्टर्स के आधार पर स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाएगा। यह है एडलवाइज म्यूचुअल फंड का सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और इसके आधार पर एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया गया है। दोस्तों, इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 500 स्टॉक्स में से जो भी स्टॉक्स एडलवाइज के बिजनेस साइकिल स्ट्रेटेजी में फिट होता है उसी को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में होने वाला है। तो अब हम एक जानकारी लेंगे कि निफ्टी 500 ने कैलेंडर ईयर में कितना परफॉर्मेंस दिया है और उस समय में कौन से की फैक्टर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था। तो इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि 2012 से लेकर 2023 तक निफ्टी 500 का कैलेंडर ईयर का रिटर्न दिखाया है, और साथ में उस साल के अंदर कौन से की फैक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उसकी जानकारी दी है। जैसे कि 2012 की बात करें तो निफ्टी 500 का रिटर्न था 33%। उस समय मोमेंटम फैक्टर सबसे टॉप पर था, उसके बाद में ग्रोथ, फिर क्वालिटी और फिर वैल्यू। 2013 में 500 का रिटर्न था 5%, उस टाइम पे क्वालिटी टॉप पर था, फिर मोमेंटम, ग्रोथ एंड वैल्यू। तो इसी तरह से यहाँ पर निफ्टी 500 के कैलेंडर ईयर की परफॉर्मेंस की जानकारी दी है, और उस समय कौन से की फैक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था उसकी जानकारी भी दी है। अब हम जानकारी लेंगे इस एनएफओ के स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला फिल्टर है रिस्क फिल्टर, जो हमारा इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है उसमें से 300 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद में जो भी स्टॉक्स है उसके फैक्टर्स के स्कोर आइडेंटिफाई किए जाएंगे, मतलब कि क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यू एंड मोमेंटम, ये जो फैक्टर्स थे उसके स्कोर को कैलकुलेट किया जाएगा, और उस स्कोर के आधार पर जो भी अच्छे स्कोर वाले स्टॉक्स होंगे, ऐसे करीब
7 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। मतलब कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में से अच्छे फैक्टर स्कोर वाले 7 स्टॉक यानी कि 60 स्टॉक को इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। यह है इस एनएफओ का स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस और इसी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया गया है। और इस मॉडल पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज की बात करें तो टॉप पर है JSW एनर्जी लिमिटेड जो कि पावर सेक्टर से है और उसका होल्डिंग है 4.4%। फिर इंडस टावर्स टेलीकम्युनिकेशन 4.4%। उसी तरह से बजाज ऑटो, REC लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, फोनिक्स मिल्स लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, थर्मेक्स लिमिटेड। ये है टॉप 10 स्टॉक्स जिसका टोटल वेटेज होता है 33.4%। अब हम जानकारी लेंगे इस मॉडल पोर्टफोलियो के टॉप 10 सेक्टर्स के बारे में और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है कैपिटल गुड्स जिसका वेटेज है 13%। उसके बाद में है फाइनेंशियल, एक्स बैंक्स एंड NBFC जिसका वेटेज है 12%। फिर पावर 10%। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 8%। उसी तरह से ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर सर्विसेज, केमिकल्स, मेटल एंड माइनिंग, हेल्थ केयर। यह है इस मॉडल पोर्टफोलियो के टॉप 10 सेक्टर्स जिसका टोटल वेटेज होता है 74%। जिसमें लार्ज कैप का होल्डिंग है 40%, मिड कैप का होल्डिंग है 51% एंड स्मॉल कैप का होल्डिंग है 9% और नंबर ऑफ स्टॉक्स है 54। तो दोस्तों अब हम जानकारी लेंगे इस मॉडल पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस के बारे में, जिसकी हम बैक टेस्टिंग के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और साथ में उसकी कंपैरिजन करेंगे निफ्टी 500 के साथ। तो पिछले एक साल में मॉडल पोर्टफोलियो का रिटर्न है 69%, जबकि निफ्टी 500 का रिटर्न था 35%। 3 साल में है 33% और 18%। 5 साल में है 29% एंड 18%। 7 साल में है 22% और 15% और 10 साल में है 24% और 15%। मतलब कि जो एडलवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा बिजनेस साइकिल थीम के लिए जो मॉडल पोर्टफोलियो बनाया गया है उसका परफॉर्मेंस निफ्टी 500 से काफी बेहतर है। मतलब कि निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करने से बेहतर ऑप्शन है कि आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करें। अब इस मॉडल पोर्टफोलियो के कैलेंडर ईयर की कंपैरिजन करेंगे निफ्टी 500 के साथ। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल में हमें जानकारी मिलती है 2012 से लेकर 2023 तक के मॉडल पोर्टफोलियो के रिटर्न के बारे में और निफ्टी 500 के रिटर्न के बारे में, और साथ में उस पर्टिकुलर साल में कौन से सेक्टर्स ने कितना परफॉर्मेंस दिया था उसकी जानकारी भी यहाँ पे दी है। जैसे कि 2012 की बात करें तो 2012 में मॉडल पोर्टफोलियो का रिटर्न था 38%, निफ्टी 500 का रिटर्न था 33% और उसी समय में फाइनेंशियल सेक्टर टॉप पर था 8.2% के साथ। उसके बाद में है कंज्यूमर स्टेपल्स 8% और मटेरियल्स 7.4% रिटर्न दिया था। फिर 2013 में 13% एंड 5% था। उस टाइम पे IT 8.3 के साथ टॉप पर था। फिर हेल्थ केयर 3.4% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 3.1% के साथ थर्ड पोजीशन पर था। उसी तरह से अब यहाँ पे 2012 से लेकर 2023 तक के परफॉर्मेंस की जानकारी दे सकते हैं। तो इस टेबल के जरिए हमें जानकारी मिलती है कि पिछले 12 साल में 10 बार मॉडल पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस ने निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि निफ्टी 500 से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी बिजनेस साइकिल थीम के बारे में, और साथ में हमने जानकारी ली कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला है अपने बिजनेस साइकिल एनएफओ के लिए। ये जो फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटेजी है ये एक नई स्ट्रेटेजी है जो कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स के द्वारा फॉलो की जाने वाली है और इसके अच्छे परफॉर्मेंस की जानकारी भी हमने ली। तो इससे आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी, इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद रहेगा या नहीं। तो आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में, शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन के साथ। तो इस एनएफओ में 80 से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है बिजनेस साइकिल थीम के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर देन बिजनेस साइकिल थीम के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। मतलब कि फंड मैनेजर के द्वारा इसमें से कोई अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर इस एनएफओ का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। तो इस एनएफओ के फंड मैनेजर हैं मिस्टर भावेश जैन, मिस्टर भरत लाहोटी और मिस्टर अमित वोरा, जो कि संभालेंगे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को। इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेस आप कर सकते हैं 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में, और मिनिमम एसआईपी भी आप 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में शुरू कर सकते हैं। इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यू की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो इस एनएफओ में डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है, और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड में अगर यूनिट अलॉटमेंट से 90 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 90 दिन के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। इस एनएफओ के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा मैक्सिमम 2.25% तक। जैसे जैसे ईयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी, और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है।
अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर फंड्स बाजार के जरिए आप इस एनएफओ में बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड बाजार की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। तो आज ही अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स के एडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.